आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से देश भर में कई बड़े बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती, बदले यूपीआई के जुड़े नियम। छत्तीसगढ़ के भाजपा संगठन में जल्द होगा विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बड़ा बयान, रद्द हो सकती है रवि भगत की सदस्यता। छत्तीसगढ़ में अब रजिस्ट्री के बाद व्हाट्सएप पर दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में होंगे सुरक्षित। समय और कागजी कार्रवाई में आएगी कमी। खस्ता हाल उप स्वास्थ्य केंद्र बना, खतरे की घंटी, मौत का डर लेकर इलाज करवाने मजबूर। ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का भी नहीं हुआ असर। 2 साल से तबेले में पढ़ाई कर रहे मासूम, शिक्षा विभाग बना मुखदर्शक। बिद्रा नवागढ़ विधायक ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। आज 1 अगस्त 2025 से देश भर में आम जनता से जुड़ी कई अहम चीजों में बदलाव हो गए हैं। इनमें गैस सिलेंडर की कीमत, डिजिटल पेमेंट के नियम, हवाई यात्रा की लागत और बैंकिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं। देश भर में आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। अब कमर्शियल सिलेंडर 34 रुपये 50 पैसे सस्ता मिलेगा, जिसमें रेस्टोरेंट और ढाबा व्यवसायों को थोड़ी राहत मिल सकती है। यूपीआई को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। अब यूपीआई ऐप्स पर दिन भर में अधिकतम 50 बार ही बैंक अकाउंट बैलेंस चेक किया जा सकेगा। इससे पहले कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी, लेकिन अब इस पर एक स्पष्ट लिमिट तय कर दी गई है। यह नियम एनपीसीआई द्वारा सिस्टम को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। पिछले दिनों उन पर 3% कमीशन लेने के आरोप लगे थे। वेंडरों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की थी। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सवन्नी की शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि वेंडरों ने सवन्नी के खिलाफ अपने निजी सहायक के जरिए 3% कमीशन के लिए दबाव बनाने और धमकी देने की शिकायत की है। क्रेडा वेंडरों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत करते हुए बताया कि विभाग की ओर से समय समय पर जारी किए जाने वाले टेंडर में हम भाग लेते हैं। हमें विभाग द्वारा कार्य आवंटित होता है, जिसके बाद हम फील्ड में जाकर कार्य करते हैं और सोलर सिस्टम लगाते हैं। शिकायत में बताया गया कि क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी विगत कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं। अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से अपने लिए जितने का कार्य पूर्व में उनके पदभार ग्रहण के पहले आवंटित हुआ और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उस पर 3% की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन महामंत्री पवन साय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे भाजपा संगठन की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के लिए रवाना होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से संगठन विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है और वे इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जल्द ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के लिए नोटिस पर बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि अब तक नोटिस का जवाब नहीं मिला है। जवाब नहीं मिलने पर रवि भगत की प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों रवि भगत ने डीएमएफ पैसा जारी नहीं करने को लेकर सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि डीएमएफ की राशि गांव में ही खर्च करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, चूंकि सड़क, जल सहित अन्य कई विकास कार्य हैं जो इस राशि से काफी हद तक पूरे हो सकते हैं। इस मामले पर पार्टी ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था। छत्तीसगढ़ के पंजीयन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब पक्षकारों को रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी। साथ ही पंजीयन विभाग डिजी लॉकर से जुड़ गया है, जिसमें पक्षकार अपने दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे। जिनके पास ईमेल या व्हाट्सएप नहीं है, उन्हें पंजीयन कार्यालय से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था जल्द लागू होगी।
जिससे पक्षकारों को कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत ई-KYC और आधार वेरिफिकेशन से पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। डिजिटल दस्तावेजों से छेड़छाड़ की आशंका खत्म होगी और डेटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। सुगम ऐप के माध्यम से जमीन का विवरण और लोकेशन भी मिलेगा, जिससे समय और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। बागबहारा ब्लॉक के ग्राम कोलदा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। लगभग 600 की आबादी वाले ग्राम कोलदा में रोजाना 15 से 20 ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, इलाज के लिए इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। लेकिन अब यह स्वास्थ्य केंद्र खुद खतरे में है। भवन के अंदर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी भी ड्यूटी करने में असहज महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोजाना डर के साए में काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस भवन की मरम्मत वर्ष 2022 में लगभग 3,50,000 रुपए की लागत से कराई गई थी, लेकिन महज 3 साल के भीतर ही स्थिति फिर से इतनी बदतर हो गई है कि यह भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोलता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने कई बार इस जर्जर भवन की शिकायत उच्चाधिकारियों से की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की अनदेखी से नाराज कोलदा के ग्रामीण पिछले 10 वर्षों से राज्य में होने वाले प्रत्येक चुनाव का बहिष्कार करते आ रहे हैं, ताकि उनकी आवाज शासन तक पहुंच सके। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं से गांव को हमेशा अछूता रखा जाए। के अंतर्गत 2022 में 3.5 लाख रुपए आया था, लेकिन मात्र पुट्टी और टाइल्स का काम हुआ, ऊपर कोई मरम्मत नहीं हुआ। अभी प्लास्टर जो है गिर रही है, जिसके कारण यहाँ क्वार्टर का पूरा जर्जर, क्वार्टर हाल तो पूरा जर्जर है, वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं रहता है। और रात में जो मरीज आते हैं, अब भवन जर्जर है तो यहाँ स्टाफ ही नहीं रहता, रात में मरीज आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। अब फिलहाल भवन के छत ऊपर से गिर रहा है जी, नीचे में 10 साल हो गए, लगभग 8-10 साल। कई जगह हो गया, पंचायत में हो गया, बागवान के आसपास कई जगह भी शिकायत हो चुका है। ठीक है, देखेंगे, आएंगे, इसे सर्वे करेंगे, इसे बोलता है। और गांव के कोई विकास नहीं हो पाते ना। 10 साल हो गए, चुनाव बहिष्कार चल रहा है हमारे गाँव में। मेरे को आए यहाँ 7 महीने हुआ है। जब से आई हूँ ना, तब से यहाँ मतलब स्थिति इतना है कि छत गिर रहे हैं। पूरा परसों का ही बात है, मरीज लोग ना बैठे थे, उन लोग गए, 10 मिनट हुआ है और मेरे सामने ही वो छत गिर गया। परसों जो घटना हुई ना, प्लास्टर गिरा, उसकी जानकारी मैं ना व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में डाली थी, अपने PSC ग्रुप में, और अपने RHO सबको मतलब खबर की। गांव वाले बताते हैं कि ना 2022 से यहाँ मतलब मरम्मत के लिए पैसा आया था, उसमें भी ना यहाँ सिर्फ टाइल्स हुआ है और ना पुट्टी नाम के। और अभी मतलब छत, हम लोग ना डर के कारण, मरीज लोग आते हैं तो हम लोग डर के कारण बाहर में अपना टेबल लगा के बैठते हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। और हम लोग यहाँ क्वार्टर होते हुए भी, वहाँ का पूरा छत गिर है, तो हम लोग क्वार्टर होते हुए भी हम लोग यहाँ रेंट में रहकर अपना सेवा दे रहे हैं। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मोतीपानी के छात्र बीते 2 वर्षों से तबेले में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। हालत इतने बदतर है कि कक्षा 1 से 5वीं तक मासूम बच्चे अस्थायी व्यवस्था में अपने भविष्य की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अब तक इस समस्या की सुध नहीं ले सका है। दरअसल विद्यालय का मूल भवन 2 वर्ष पहले जर्जर हो गया था, जिसके बाद 10 लाख रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। स्थानीय ग्रामीणों और पालकों का कहना है कि शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद विकास की रफ्तार यहाँ थमती नजर आ रही है। इस संबंध में विधानसभा क्षेत्र
बिंद्रा नवागढ़ के विधायक ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, पर जनता और बच्चों के पालक अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक उनके बच्चे तबेले में बैठकर पढ़ाई करेंगे। क्या शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद इतनी कमजोर हो गई है कि 2 साल में एक भवन भी पूरा नहीं हो पाया है? 2 साल से पढ़ रहे हैं। कितना दिक्कत होता है बारिश? बहुत दिक्कत होता है। और बारिश होने से कितना परेशानी होता है पढ़ाई में? बारिश होता है तो यहाँ पर भर जाता है। पानी पूरा 2 साल से पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत मजबूर है। यहाँ पर सब बच्चे आते हैं तो वहाँ तक बढ़ते हैं। बारिश होने से कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत होता है, यहाँ भी पानी भरता है, वहाँ भी पानी भरता है। बहुत दिक्कत होता है। 2 साल से पढ़ रहे हैं। बारिश होने से कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत होता है। बारिश होता है तो यहाँ घुस जाता है। पानी। स्कूल भवन क्या होता है? पुराना स्कूल क्या हो? चटक गया है ऊपर। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं? हाँ। 2 साल से ऊपर हो गए हैं क्लास लगाते, और यहाँ 42 बच्चे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है, बच्चे ज़्यादा हैं, जगह कम है, इसलिए नौनिहाल बच्चे इसी तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मोतीपानी में। विगत 2 सालों से स्कूली बच्चे अपना भविष्य इसी तबेले में गढ़ने को मजबूर हैं। आलम यह है कि 2 सालों से यहाँ पर जो भवन है वह जर्जर होने से बच्चों को अब तक स्कूल भवन नसीब नहीं हुआ है। अब स्थिति ऐसी बनी है कि 2 सालों से बच्चे इसी तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, और 1ली से 5वीं तक कुल 42 छात्र छात्राओं को शिक्षक इसी तबेले में बैठकर पढ़ाई कराते हैं। बहरहाल देखना होगा कि बच्चों को कब तक स्कूल भवन नसीब होता है। मनमोहन गरियाबंद। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों डॉक्टरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी तबादला आदेश के तहत अभनपुर से 4 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया, लेकिन चिंताजनक बात यह रही कि उनके स्थान पर अब तक किसी भी नए डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब क्षेत्र में भाजपा विधायक मौजूद है तब भी अभनपुर जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी खराब क्यों है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से बीएमओ ने डॉक्टरों की कमी की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है और सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जब विधायक इंद्र कुमार साहू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दे दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अस्पताल 50 बिस्तरीय अस्पताल है, जहां पर वर्तमान में अभी 2 स्पेशलिस्ट के पद में कार्यरत हैं और 2 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं, और जो 7 पीएससी हैं जहां पर सिर्फ 2 चिकित्सक अभी कार्यरत हैं। बाकी बॉन्ड के डॉक्टर अभी आने को है, वर्तमान में तो बॉन्ड के डॉक्टर भी अभी कार्यरत नहीं है हमारे पास, और बहुत ज्यादा चिकित्सकों की कमी से अस्पताल जूझ रहा है। ये मीडिया के माध्यम से और आम जनसमूह के माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। इसके संबंध में हम लोग अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे। जहाँ तक डॉक्टर की कमी की बात है तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अभी उपलब्ध डॉक्टर हैं उसके माध्यम से ही उनका रोस्टर ऐसा बनाए कि वो नियमित रूप से यहाँ बैठे। अच्छी स्थिति में हॉस्पिटल चल रहा था, अचानक आनन फानन में एक साथ 4 डॉक्टरों को यहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद एक भी डॉक्टर की यहाँ पोस्टिंग नहीं की गई। ये अच्छी बात नहीं है, जनहित का मामला है। आज अभनपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेन रोड में लगा हुआ हॉस्पिटल है, उसके बावजूद मेरा कहना मंत्री जी को कम से कम वो खुद मंत्री जी आगे देख चुके हैं इस हॉस्पिटल को। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे से चल रहा था। जब से डॉक्टर शारदा साहू यहाँ के बीएमओ बने हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हॉस्पिटल चला रहे थे, उसके बावजूद आनन फानन में हटाना ये समझ से परे है। कहना क्या है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि बिना किसी को बताए सूचना दिए 4 डॉक्टरों का तबादला कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अभी अभनपुर विधानसभा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है हमारा अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर हम आज एसडीएम के माध्यम से हम स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देंगे कि अगर हफ्ते दिन के अंदर अगर आपने आवश्यकता अनुसार अगर डॉक्टरों की व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल में नहीं किया गया तो हम हफ्ते भीतर के अंदर
हॉस्पिटल के गेट के सामने, नहीं तो बस स्टेशन में पेंडाल लगा के धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मामला है। हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक भाजपा विधायक ईश्वर साहू इन दिनों स्वेच्छानुदान राशि के वितरण में भेदभाव को लेकर चर्चा में है। इस चर्चा के पीछे बड़ी वजह उनके पीएसओ, पीए और ऑपरेटर की हरकतें भी सामने आई हैं। आरोप है कि विधायक की सुरक्षा को लेकर निजी कामकाज देखने वाले इन तीनों ने मिलकर स्वेच्छानुदान घोटाला कर दिया है। आरोपों के आधार पर स्वेच्छानुदान के वितरण से जुड़ी वायरल सूची है। बताया जा रहा है कि इस सूची में शामिल जो हितग्राही है उनमें से अधिकतर पीएसओ ओम साहू, पीए दिग्विजय केसरी, अनुज वर्मा और ऑपरेटर धीरज पटेल के रिश्तेदार हैं। यही नहीं, कुछ नाम विधायक ईश्वर साहू के अपने रिश्तेदारों के भी है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस वायरल सूची को कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए तंज कसा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जन कल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के परिणाम स्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे उद्योग की स्थापना सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन में संचालित सनशाइन कैटर्स के सभी टी स्टॉल और फूड ट्रॉली बिना किसी लाइसेंस फीस और वैध दस्तावेज के संचालित हो रहे थे। हालम यह है कि इनका लाइसेंस 20 जुलाई को खत्म हो चुका है और रेलवे के अधिकारियों ने 19 जुलाई को रिन्यू कर लेटर जारी कर दिया था, लेकिन उक्त फर्म द्वारा रेलवे को लाइसेंस फीस जमा नहीं की गई है। सब कुछ जानते हुए भी रेलवे के अधिकारियों ने आंखें मूंद ली है। न आरपीएफ न सीआईबी अब जानते हुए कार्रवाई से बच रहे हैं। खुद कमर्शियल विभाग के अधिकारी भी ये जानते हुए कि लाइसेंस फीस जमा नहीं की गई है और बिना वैध दस्तावेज के वेंडर चल रहे हैं, वे कार्रवाई की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि फर्म को 1 साल की लाइसेंस फीस जमा करने के लिए पत्र सौंपा गया है। संभवतः यही कारण है कि फर्म ने अब तक रेलवे को लाइसेंस फीस जमा नहीं की है। फर्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वे कमर्शियल विभाग के अधिकारियों से संपर्क में है और रेलवे को 3 महीने का लाइसेंस फीस दिए जाने का आवेदन दिया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।